साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस एमसीक्यू सीरीज़ में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज अपन हिंदी व्याकरण की एमसीक्यू की जो है वो क्लास है और पहली क्लास है। और पहली क्लास आपकी रहने वाली है हिंदी वर्णमाला को लेके, ठीक है। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वजह से आप अपनी जो है वो तैयारी को अच्छे से परख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका ये टॉपिक जो है वो कितना अच्छे तरीके से तैयार है और कितनी कुछ आपको और मेहनत करनी चाहिए इसमें। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये एमसीक्यूज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इन एमसीक्यूज़ में मैंने प्रीवियस के जो कुछ क्वेश्चन वो ऐड किए हैं और इसी के साथ में जो टॉपिक से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो इसमें मैंने ऐड करने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के जो है वो आपको इसमें सभी तरीके के मिश्रण जो है वो देखने को मिलेंगे। और हिंदी वर्णमाला को लेकर जो है वो ये क्लास रहने वाली है और देखते हैं क्या कुछ है इसमें। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एमसीक्यूज़ की जो ये क्लास है इसमें अपन ऑब्जेक्टिव तो कर ही करेंगे, इसी के साथ में मैं आपको थ्योरी से जो है वो चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा, अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझाऊँगा। तो आपको लग सकता है थोड़ा सा कि भाई इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हर एक टॉपिक का जो है वो अच्छे से अपन कायाकल्प करते हुए चलेंगे। और इसमें सबसे पहली बात है कि हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, इसमें ये बात की जा रही है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, ऑप्शन नंबर 1 44, ऑप्शन नंबर 2 52, ऑप्शन नंबर 3 50, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 48। आपने देखा होगा, हिंदी वर्णमाला को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक बार मैं अपने तरीके से आप लोगों को बताता हूँ कि हिंदी वर्णमाला की अगर अपन बात करें, वर्णमाला, ठीक है, अच्छे से समझना वर्णमाला को। वर्णमाला के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ कि जो है इनकी संख्या कितनी होगी और कैसे कैसे होगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्वरों की, ठीक है। तो स्वरों की संख्या की अगर अपन बात करें तो स्वरों की संख्या हिंदी के अंदर होती है 11। और उसमें स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, ए होता है और सी के साथ में आ स्वर होता है, और ई होता है, दीर्घ ई होता है, ऊ, दीर्घ ऊ, और री, ए, आई, ओ और औ। ये सारे के सारे स्वर आपके सामने हैं, 11 के 11 पूरे स्वर हैं। और इसमें से मूल स्वर जो है वो आपके सामने कौन कौन से हो जाएंगे? ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और री हो जाएगा। मूल स्वर अगर संख्या की बात करें, मूल स्वर तो 4 है, ये मैंने अभी आपके सामने बताया है। और 4 कौन कौन से होंगे? देखिए, एक तो हो जाएगा ए, एक हो जाएगा ई, एक हो जाएगा ऊ और एक हो जाएगा री। ये चारों के चारों आपके सामने जो है वो मूल स्वर है। और इसके अलावा ये जितने भी बचे हुए स्वर हैं जो संयुक्त स्वर के रूप में आपके सामने जाने जाते हैं। तो स्वरों की संख्या यहाँ पर जो है वो 11 होती है। और एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, देखिए, अंग और अह। तो ये स्वरों के अंतर्गत आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन ये जो है वो अयोगवा की गिनती में आते हैं। किसकी गिनती में आते हैं? अयोगवा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से इनको जो है वो अयोगवा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये बात होगी स्वरों की। अब बात करते हैं व्यंजनों की। पूरी की पूरी वर्णमाला मैं आपको अच्छे से लिख के बता रहा हूँ, एनालिसिस करके बता रहा हूँ। देखिए, व्यंजनों को अपन 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। इसको अच्छे से, वर्णमाला से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम के अंदर, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। के वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? के बाद खे आएगा,
गे आएगा, गह और गे, ठीक है। उसके बाद में चे के बाद में छे, जे, जे और ई, टे के बाद में ठे, डे, ठे और णे, ते के बाद में थे, दे, थे और ने, पे के बाद में फे, बे, बे और में। ये पांचों के पांचों वर्ग आपके सामने कंप्लीट है। और इन पांचों वर्गों को जो है वो किसके नाम से जानते हैं? स्पर्श वर्ण के नाम से जानते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखना। इससे पूरी की पूरी वर्णमाला आपके सामने है और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आने वाले हैं, तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझना। ये हो गई व्यंजनों के स्पर्श वर्णों की बात। इसके अलावा व्यंजनों में ये व, रे और ले, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा और क्या होता है? शे, शे, से और है, इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और इनको अपन बोलते हैं ऊष्म वर्ण, ठीक है। ये पूरी की पूरी वर्णमाला मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के, हिंदी व्याकरण के हिसाब से पूरी की पूरी वर्णमाला को अच्छे से समझा दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ण उठा के अगर आपको एग्जाम में दे दे तो गलत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं संख्या की। तो स्वरों की संख्या 11 हो गई और व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। 33 कैसे हो जाएगी? देखिए 25 तो ये, 25 तो कितने हो आपके स्पर्श वर्ण हो गए? 25 तो कौन से हो गए? स्पर्श वर्ण हो गए। और 25 और 8 जो है वो अंतस्थ और ऊष्म, कितने हो गए? 11 और 33। तो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से जो है वो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके सामने? 44। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको मैंने अच्छे से एनालिसिस करके इसीलिए समझाया क्योंकि इस पूरी की पूरी वर्णमाला से रिलेटेड आगे भी जो है वो और भी क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्षय ध्वनि, तो वर्णमाला तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। और उसके अलावा एक और चीज होती है वर्णमाला के अंतर्गत, जो है संयुक्त अक्षर, ठीक है। संयुक्त अक्षर के रूप में आप जानते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह संयुक्त अक्षर जो है वो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ही आपने पढ़ा होगा। देखिए, एक होता है अक्षय, एक होता है त्रे और एक होता है गे। ये तीन जो है वो आपने वर्णमाला के अंत में कहीं पे लिखे हुए सुने होंगे। देखिए, अक्षय, त्रे और गे। तो बात कर रहे हैं अक्षय जो है वो किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी मैंने आपको स्वर समझाए, तो मैंने आपको बताया था कि मूल स्वर जो है वो उसकी संख्या कितनी होती है? मूल स्वर जो है वो 4 होते हैं। इनमें से कौन कौन से होंगे? देखिए, ए होगा, ई होगा, ऊ होगा और री। ये चारों को चारों जो है वो मूल स्वर कहे जाते हैं। घोष और अघोष के बारे में जो है वो अपन आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ में एक तालव्य वर्ण, ये एक उच्चारण स्थान की बात है जो अपन आगे अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। घोष अघोष क्या होता है और उच्चारण स्थान क्या होते हैं, ये भी अपन आगे अच्छे से जानने वाले हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो देखिए, उन वर्णों को क्या कहेंगे? सघोष कहेंगे मोस्टली, घोष और अघोष, ठीक है। इन चीजों को आप अच्छे से समझना। इसको घोष भी बोल सकते हैं, ठीक है। सघोष बोलो या घोष बोलो। और इसके अलावा और चीज होती है अघोष, ठीक है। और एक और चीज जो है वो अल्प प्राण और महाप्राण आपके सामने जो है वो अच्छे से दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? घोष हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अघोष के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, घोष के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और अल्प प्राण
के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और महाप्राण के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। देखिए, बात करते हैं अघोष। तो अघोष के अंतर्गत जो है वो पहला और दूसरा वर्ण आएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो है वो आपके शे, शे और शे, ये सारे के सारे वर्ण जो है वो किस में आ जाएंगे, अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। पहला दूसरा का मतलब क्या है, पहला दूसरा का मतलब है वर्गों का पहला और दूसरा, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपको पांचों के पांचों वर्ग आपके सामने लिखाए हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। तो ये सारे के सारे जो है वो आपके सामने पांचों के पांचों वर्ग है। एक मिनट के लिए होल्ड करना आप लोग। हाँ, वापस कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको पांचों के पांचों वर्ग बताए हैं और इन पांचों वर्गों के अंतर्गत जो है वो मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कौन से वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। तो वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण इसमें आएगा। इसके अलावा शे, शे और शे, ये सारे के सारे जो है वो अघोष वर्ण कहे जाते हैं। एग्जाम में कहीं पे भी आपको ये पूछ ले कि निम्न में से अघोष वर्ण है, निम्न में से घोष वर्ण है, तो आपको अच्छे से बता देना है। घोष या सघोष, घोष भी बोल सकते हैं या सघोष भी बोल सकते हैं। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखिए, वर्गों का तीसरा वर्ण, वर्गों का चौथा वर्ण, वर्गों का पांचवा वर्ण और इसी के साथ में है वर्ण आएगा। और सारे के सारे अंतस्थ वर्ण जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सारे के सारे अंतस्थ वर्ण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वे, रे और ले। यहाँ पर वापस डबल लिख दिया मैंने। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वे, रे और ले, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सघोष या फिर घोष। निम्न में से सघोष वर्ण या घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये सारे होते हैं। कोई भी वर्ण उठा के पूछ ले, सीधा का सीधा सटीक आंसर देना है। अब बात करते हैं अल्प प्राण। वर्गों का पहला, वर्गों का तीसरा और वर्गों का पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आएगा। और ये सारे के सारे अंतस्थ जो व्यंजन है ये यहाँ पर वापस लिख दीजिए आप लोग। और ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो अल्प प्राण कहे जाते हैं। इस सारणी को आप अच्छे से याद करना। वर्णमाला के अंतर्गत सबसे अगर मुश्किल चीज है, डिफिकल्ट चीज है, तो वो यही है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 101% आता है, ठीक है। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो वर्गों का दूसरा, वर्गों का चौथा और इसी के साथ में सारे के सारे जो ऊष्म व्यंजन है वो किस में आ जाएंगे, आपके महाप्राण में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको अघोष वर्ण बता दिए हैं, सघोष या घोष वर्ण बता दिए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इन जितने भी वर्णों के अंतर्गत कोई भी वर्ण आपसे उठा के दे दिया जाए कि निम्न में से वे वर्ण जो है वो किस में आएगा, तो अल्प प्राण होगा। निम्न में से वर्गों का चौथा वर्ण यानी कि घे किस में आएगा या फिर ढह किस में आएगा, तो आप जान सकते हैं कि ये वर्ग का कौन सा चौथा वर्ण है। तो चौथा वर्ण कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखिए, सघोष भी होगा और चौथा वर्ण इसमें भी आ रहा है, यानी सघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा। तो जो गे है वो क्या हो जाएगा, सघोष भी हो जाएगा और महाप्राण भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पूरी सारणी का एनालिसिस कर सकते हैं। एक वर्ण दोनों हो सकता है, अल्प प्राण या अघोष भी हो सकता है, सघोष या अल्प प्राण भी हो सकता है, महाप्राण या सघोष भी हो सकता है, महाप्राण या अघोष भी हो सकता है। तो इस सारणी को जो है वो अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन मैंने अभी आपको लिख के बताए हैं, ये होता है, वे होता है, रे होता है और ले होता है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, कौन सा वर्ण है और कौन सा वर्ण नहीं है, इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान से एग्जाम के अंदर देखना है। तो ये जो है वो अंतस्थ है और रे और वे, ये तीनों के तीनों अंतस्थ है।
इसमें से है वर्ण जो है वो अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आता है। जो है वो ऊष्म व्यंजन होता है। और ऊष्म व्यंजन में और कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताए हैं, श, श, से और है, ये सारे के सारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको लिख के बताए हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, से और है, ये सारे के सारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन ये सारे के सारे आपके सामने हो जाएंगे। और इसी के साथ में ये ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आपको सारे के सारे कौन से वर्ण दिख रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन बोल सकते हैं या अंतस्थ वर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके सामने है इनको अपन क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोल सकते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ले वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर, यानी कि वर्णमाला के अंदर वर्णों को जो है वो बहुत सारे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, इन सब प्रकारों से जो है वो अपन वर्णों को जो है बांटते हैं। प्रयत्न के आधार पर जो ले वर्ण है, ले वर्ण आपके सामने दिख रहा है, वो किसके अंतर्गत आएगा, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक या संघर्षी। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रयत्न के आधार पर जो ले वर्ण है वो किस में आएगा, पार्श्विक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ, देखिए उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होता है डे और डे, ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। प्रकंपित व्यंजन जो है वो एकमात्र रे वर्ण हो जाएगा। और संघर्षी जो है वो अभी मैंने आपके सामने ऊष्म व्यंजन जितने भी लिखाए हैं, ऊष्म व्यंजन, ध्यान से पढ़ना इस चीज को, ध्यान से। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जितने भी है वो संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत भी गिने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंठे ध्वनियां कौन सी है। अब बात करते हैं उच्चारण स्थानों की। ठीक है, तो स्वर अपन ने जान लिए, व्यंजन अपन ने जान लिए, संयुक्त अक्षर अपन ने जान लिए हैं, बात आती है उच्चारण स्थानों की। तो अभी मैंने आपको बताया था कि उच्चारण की दृष्टि से भी जो है वो वर्णों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो उच्चारण स्थानों का मैं आपके सामने पूरा का पूरा कायकल्प कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। वर्णमाला के अंतर्गत उच्चारण स्थान से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा। बात करते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, देखिए उच्चारण स्थानों की संख्या जो है वो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से 7 होती है। और 7 उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, पहला कंठ, दूसरा जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तालु, तीसरा कौन सा हो जाएगा, मूर्धा, चौथा उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, दंत, पांचवा उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, औष्ठ। ठीक है, और इसी के अलावा छठा उच्चारण स्थान आपके सामने कौन सा हो जाएगा, जिह्वा। सातवां उच्चारण स्थान आपके सामने जो है वो कौन सा हो जाएगा, नासिका। बेसिकली इन दोनों उच्चारण स्थानों के अंतर्गत स्पेसिफिक वर्ण नहीं आते हैं, इनके अंतर्गत सारे के सारे वर्ण आते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंतर भी जो है वो कौन से वर्ण आते हैं, लेकिन ये उच्चारण स्थानों के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो अगर आप उसे पूछ ले कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा, ये सारे के सारे उच्चारण स्थान हैं। देखिए के उच्चारण स्थान, के उच्चारण स्थान के कंठे उच्चारण स्थान जो है, इनके वर्णों को कंठे बोलते हैं, कंठ उच्चारण स्थान को। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखिए ए, आ, इसके अलावा के वर्ग पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, के, खे, गे, गे, रे और है और विसर्ग, ये सारे के सारे वर्ण किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके जो है वो कंठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आगे आपको बताता हूं, देखिए ई, दीर्घ ई, चे, छे,
जे, जे और ये और ये और से, ये सारे के सारे वर्ण किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तालु उच्चारण स्थान के अंतर्गत आपके सामने आएंगे। मुर्दा उच्चारण स्थान के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? देखिए री हो जाएगा, और री के अलावा टे वर्ग पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। टे वर्ग पूरा का पूरा आपके सामने जो है वो कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएगा? मुर्दा उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएगा। और इसी के अलावा रे और शे। अब देखिए आपको ध्यान कहाँ पे रखना है? शे शलजम और शे षटकोण और शे सड़क, ये तीनों के तीनों अलग अलग उच्चारण स्थान में आता है। शे शलजम जो है वो तालु उच्चारण स्थान में आता है, शे षटकोण मुर्दा उच्चारण स्थान में आता है। और आगे की बात पर हम करते हैं। देखिए ते वर्ग पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। ते वर्ग पूरा का पूरा किसमें आ जाएगा? दंत उच्चारण स्थान के अंतर्गत आपके सामने ते वर्ग पूरा आएगा। इसके अलावा लय और शे, अभी ये देखिए शे सड़क वाला भी इसमें आएगा। ये तीनों आपको कंफ्यूजन करेंगे कि कौन सा शे कौन से उच्चारण स्थान में आएगा। तो तालु में शे शलजम वाला, मुर्दा में शे षटकोण वाला और दंत में शे सड़क वाला, ये सारे के सारे अच्छे से आपको ध्यान रखना। इसके अलावा भी जितने भी वर्ण हैं आपके सामने अच्छे से ध्यान रखना। एग्जाम में कोई भी वर्ण आपके सामने आ सकता है कि निम्न में से कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत है या निम्न में से कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं औष्ठ की। उ, दीर्घ उ और पे वर्ग जो है वो इसके अंतर्गत पूरा का पूरा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ण जो है वो पूरी की पूरी वर्णमाला इसके अंतर्गत उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो विभेद होता है वो मैंने आपको पूरा का पूरा आपके सामने बता दिया है। कंठ के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा, तालु के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, कंठ उच्चारण स्थान है, इसके अंतर्गत ये सारे के सारे वर्ण आएंगे। तालु उच्चारण स्थान और मुर्दा उच्चारण स्थान, दंत उच्चारण स्थान, औष्ठ उच्चारण स्थान। ठीक है, ये सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है और वो ये रखनी है कि ए और आई, ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ वापस इसको। ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो दो उच्चारण स्थान होते हैं। और दो कौन कौन से होते हैं? देखिए, कंठ प्लस तालु, ये दोनों के दोनों उच्चारण स्थान जो है वो किसके हो जाएंगे? ए का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा, तालु भी होगा। आई का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा, तालु भी होगा। देखिए अब बात करते हैं ओ और औ, इनके भी दो उच्चारण स्थान होंगे। दो कौन कौन से होंगे? देखिए, कंठ और औष्ठ, ये दोनों के दोनों ओ और औ के उच्चारण स्थान होंगे। एक और चीज आपके सामने यहाँ पर बच गई है और वो है वे वर्ण। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत और औष्ठ। ठीक है, ये पूरा का पूरा उच्चारण स्थान के हिसाब से पूरा कायाकल्प पूरा पोस्टमार्टम मैंने आपके सामने कर दिया है। कोई भी वर्ण आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपको सीधा का सीधा सटीक आंसर देना है कि कौन सा उच्चारण स्थान किस में आएगा और उच्चारण स्थान कितने होते हैं। ठीक है, दो दो उच्चारण स्थान किन किन वर्णों के होते हैं और दो उच्चारण स्थान के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। कुछ भी चीज आपसे पूछ सकता है घुमा फिरा के। अब बात करते हैं, एक और चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जिह्वा। जिह्वा के अंतर्गत स्पेसिफिक कोई भी वर्ण नहीं आता है। जिह्वा जो है वो सभी उच्चारण स्थानों के साथ में मिलकर काम करती है, इसीलिए इसके अंतर्गत सारे के सारे वर्ण आते हैं। इसीलिए इसके अंतर्गत कोई भी वर्ण अपन स्पेसिफिक तरीके से पढ़ते नहीं है। नासिका के अंतर्गत मैंने आपको प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण लिखाया है। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो भी पंचम वर्ण है वो किस में आएगा? नासिका के अंतर्गत आएगा। ये प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण है वो एज इट इज आप नासिका के अंतर्गत जो है वो ऐड कर दीजिए। कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, गे, ये, ण, न और में। संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी?
5 इनकी संख्या हो जाएगी। और नासिका जो उच्चारण स्थान है इसके अंतर्गत ये सारे के सारे व्यंजन आते हैं और ये इनके अंतर्गत भी आते हैं, यानी कि ये जो व्यंजन है आपके सामने इनके भी दो दो उच्चारण स्थान है। तो दो उच्चारण स्थानों वाले व्यंजन कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, इसके अलावा 6 7 8 9 और 10, 10 उच्चारण स्थान 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान जो है वो कितने हैं, दो दो उच्चारण स्थान है। 10 वर्णों के उच्चारण स्थान दो दो है, बाकी जितने भी वर्ण हैं उनका प्रत्येक का उच्चारण स्थान जो है वो एक एक होगा। ठीक है, बात करते हैं सवाल की, कंठे ध्वनिया कौन सी है। कंठे ध्वनिया, ये देखिए कंठ में कौन कौन सी ध्वनिया आएगी, तो आपके सामने सीधा का सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर कंठे ध्वनिया कौन कौन सी होगी, के वर्ग पूरा का पूरा कंठ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया है। अयोगवा के अंतर्गत जो है वो ए अंग और अह आएगा। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, अयोगवा वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत अयोगवा के अंतर्गत रखते हैं इनको। ठीक है, और बाकी मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, ये नॉर्मल स्वर है सारे के सारे। री जो है वो संस्कृत के अंतर्गत जो है वो स्वरों में गिना जाता है। री जो है वो संस्कृत के अंतर्गत जो है वो स्वरों में आता है, इसके अलावा हिंदी में री का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, चलिए किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। क्वेश्चन को घुमाया गया है, बात सिर्फ इतनी है कि कौन सा वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है। ठीक है, तालु किसका उच्चारण स्थान नहीं है, बात यह है। तो तालु उच्चारण स्थान के अंतर्गत चे भी आता है, जे भी आता है और ये भी आता है। तो के उच्चारण स्थान जो है वो तालु के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो के वर्ण है वो कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएगा, कंठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे चलते देखिए हिंदी शब्दकोश में के, शे, ए वर्णों का मेल है, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके अंतर्गत ये सारे वर्ण मिलकर उस एक स्पेसिफिक वर्ण को या अक्षर को बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा है, तो सीधी सी बात है संयुक्त अक्षर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उसके अंतर्गत जो है वो क्षे जो ध्वनि है, क्षे, ठीक है, संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आती है। और ये क्षे जो है वो के और शे और ए स्वर इन सब से मिलकर जो बनता है क्षे। इसके बाद में बात कर लेते हैं त्रे जो है वो किससे मिलकर बनता है, ते हलंत, रे हलंत और ए स्वर इसके अंतर्गत आएगा। अच्छा, आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है शे, तो अगर स्वर इसके अंतर्गत मौजूद है तो के हलंत प्लस शे, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है क्षे। ये दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और यहाँ पे भी आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो रे जो है वो इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से भी होता है। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे स्वर को अलग कर दिया, यहाँ पे स्वर इसी के अंतर्गत मौजूद है। ठीक है, ये हो गई दोनों जो है आपके सामने संयुक्त अक्षर हो गए। अब एक और संयुक्त अक्षर जो है वो आपके सामने बच गया है और मैं आपको बता देता हूं। गे जो है वो संयुक्त अक्षर होता है, वो जे और ये, इसको भी अगर स्वर रहित कर दिया जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर इसको स्वर के अंतर्गत रखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो तीनों के तीनों जो है वो संयुक्त अक्षर आपके सामने अच्छे से मैंने एनालिसिस एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। कहीं से भी कोई भी वर्ण आ जाए तो आपको सोचना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, आगे चलते देखिए ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक्य, मूर्धन्य, औष्ठ्य, कंठे। ए और आई मैंने अभी आपको पूरे के पूरे उच्चारण स्थान अच्छे से लिख के बताए हैं। तो ए और आई जो है वो कंठ और तालु इसके अंतर्गत आएगा। मैंने आपको बताया था ए और आई जो है वो दोनों किस में आएंगे, कंठ और तालु में आएंगे। कंठ और तालु में किस वजह से आएंगे, देखिए ए जो वर्ण है वो बनता है ए और ई दोनों से मिलकर,
तो ए का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा होता है, कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है। इस वजह से जो ए और आई का उच्चारण स्थान जो है वो क्या हो जाएगा, कंठ और तालु दोनों हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको नासिकीय वर्ण लिख के बता दिए हैं, मूर्धन्य वर्ण और औष्ठ्य वर्ण पूरा का पूरा अच्छे डिटेल से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, जो है वो 4 होती है। तो मैं आपको एक बार वापस लिख के बता देता हूं। ये तो है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25, और ये है कुल व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। ये है कुल स्वर, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। और ये है मूल स्वर, ठीक है। चारों को चारों ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, और आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण मैंने आपको अच्छे से समझाया है। एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूं कि अल्प प्राण और महाप्राण जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए स्लाइड नंबर इस पे, महाप्राण के अंतर्गत कौन सा आएगा, वर्ग का दूसरा चौथा, वर्गों का दूसरा चौथा, और उष्म वर्ण जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें अपन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, अपन वापस चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हाँ, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो महाप्राण के अंतर्गत जो है वो वर्गों का दूसरा चौथा और उष्म, उष्म के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, शय 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 और है। तो इनमें से कौन सा वर्ण जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए वर्ग का पहला यही नहीं है, ठीक है, तीसरा, और यहाँ पर पांचवा, 1 3 5 ये तो है अल्प प्राण के अंतर्गत। और महाप्राण के अंतर्गत गे वर्ण जो है वो महाप्राण में आएगा, ये देखिए चौथा वर्ण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला चलिए देखिए, उच्चारण की दृष्टि से शय ध्वनि है। तो उच्चारण स्थान मैंने आपको अभी लिख के बताए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। तो उच्चारण की दृष्टि जो स ध्वनि है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि तीनों जो स है, से शलजम, से षटकोण और से षड़क, तीनों को अच्छे से अलग अलग डिवाइड करके रखना है। और इनका उच्चारण स्थान अवश्य रूप से हर एक एग्जाम के अंतर्गत जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो स जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, दंत उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएगा। और दंत उच्चारण स्थान के जितने भी वर्ण होते हैं उनको अपन दंते बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने, हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं। तो मैंने आपको स्वर और मूल स्वर, संयुक्त स्वर, ये सारे के सारे अच्छे से समझा दिए हैं। तो मूल स्वरों की संख्या हिंदी में 4 होती है। कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। ये सारे के सारे जो है वो मूल स्वर कहलाते हैं हिंदी वर्णमाला के हिसाब से। तो वर्णमाला से जो है वो आपके सामने हर एक एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, और आगे आने वाले चाहे आपका जो 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा 2026 है, या उसके बाद में आपका कोई भी एग्जाम जो हिंदी से रिलेट करता है, चाहे आरपीएससी एसआई का एग्जाम हो, चाहे 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, या फिर आपके आगे प्री बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, और ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उसके अंतर्गत ये जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन सा वर्ण घोष या सघोष और महाप्राण दोनों होते हैं। तो कौन सा वर्ण जो है वो मैंने आपको बताया, घोष को सघोष बोलते हैं और महाप्राण दोनों हो सकते हैं, यानी कि घोष भी होगा और जो है वो महाप्राण भी होगा, ठीक है। कौन सा वर्ण इनमें से, देखिए ये है वर्ग का दूसरा वर्ण, ये है वर्ग का दूसरा वर्ण, ये है वर्ग का तीसरा वर्ण, और ये है वर्ग का चौथा वर्ण। तो देखिए
2 और 4 जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको लिख के बताया था, तो अभी वापस देख लेते हैं इसमें। हाँ ये रहे सारे के सारे। तो महाप्राण के अंतर्गत 2, 4 और ऊष्म व्यंजन आएंगे, और घोष के अंतर्गत 3, 4, 5 और ये अंतस्थ भी आएंगे, और एक है भी आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार वापस देख लेते हैं, देखिए। हाँ, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने, चौथा वर्गों का चौथा, 3, 4 और 5, ये सारे के सारे जो है वो घोष के अंतर्गत भी आता है चौथा, और घोष के अंतर्गत भी आता है, और महाप्राण के अंतर्गत भी आता है। तो चौथा वर्ण जो है वो कॉमन है, तो दोनों के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गे वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो सारे के सारे संयुक्ता अक्षर जो है वो मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं, और कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो जो गे वर्ण है, सॉरी, गे संयुक्ता अक्षर जो है वो किससे मिलकर बनता है? देखिए, जे और ई, ये दोनों वर्ण जो है इनसे मिलकर क्या बनता है? गे बनता है। तो जे और ये, इसमें से भी अगर स्वर बार कर दें तो ये आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीजें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सामने जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संवृत, ठीक है। जिसमें मुख जो है वो सबसे कम खुलता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा खुलता है अर्ध संवृत में, और अगर पूरा जो मुख है वो खुलता है विवृत में, और मतलब बीच की जो श्रेणी है वो आपकी रहती है अर्ध विवृत। तो ये जो है वो थ्योरी की जो क्लास होगी उसमें अपन अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य व्यंजन है? उच्चारण स्थान मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिए है, कोई सोचने विचारने की बात ही नहीं है। तो कौन सा वर्ण जो है वो तालव्य व्यंजन है? तो ऑब्वियसली श जो है वो तालव्य व्यंजन है। तो रे जो है वो किस में आएगा? मूर्धा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और पे जो है वो किस में आएगा? औष्ठ के अंतर्गत आएगा, और ते जो है वो दंत के अंतर्गत आएगा। एकमात्र से जो है वो आपके तालव्य वर्ण होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टे वर्ग का उच्चारण स्थान मैंने आपको उच्चारण स्थान लिख के बताए हैं। तो मूर्धा जो है वो टे वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा, और मूर्धा के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से वर्ण आते हैं एक बार मैं वापस बताता हूँ। रे, टे, ठे, डे, डे, णे, रे और शे, ये सारे के सारे जो वर्ण है वो मूर्धा उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी के सारे मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो आज ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके सामने थे, और बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो वर्णमाला से रिलेटेड ये चैप्टर फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट जो आपके सामने 20 क्वेश्चन का था। आगे और भी जो है वो अपन वर्णमाला से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो रखने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये एमसीक्यू सीरीज या एमसीक्यू की जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे की जो क्लासें आने वाली है उसके लिए आप तैयार रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।